नमस्ते, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये पार्ट 1 है। तो आपके हर चैप्टर की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से होती है और उस कहानी को पढ़ने के बाद हमें ये पता पड़ता है कि आखिरकार हम किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक इसी बॉक्स के अंदर एक स्टोरी बताई गई है जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या यूज है मिनरल्स के बारे में और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने का। हवन एक लड़का है जो एक छोटे से गांव में रहता है। वो अपने पापा के साथ गुवाहाटी आया हुआ है और यहाँ पर जब वो गुवाहाटी आता है जो कि एक बड़ी जगह है उसके गांव से, तो वहां वो देखता है कि किचन है, एक किचन है जो बहुत सारे घरों को खींच रही है, ड्रैग कर रही है। ये सब देख के वो अमेज हो जाता है कि कैसे घर यहाँ पर चल रहे हैं। वो क्या बोलता है, Why don't our houses move like the one we saw in Guwahati? अपने पापा से बोलता है कि हमारे घर क्यों नहीं चलते हैं जैसे ये घर गुवाहाटी में चल रहे हैं। तो उसके जो पापा हैं वो बोलते हैं, These are not houses, they are buses and trains. तो पापा क्या बताते हैं कि बेटा ये घर नहीं है, ये जो डब्बे तुम्हें दिख रहे हैं ये बस और ट्रेन है। हमारे जो घर हैं वो ईंट और स्टोन्स के बने होते हैं, पत्थर और ईंटों के बने होते हैं, और ये जो बस और ट्रेन है वो मेटल की बनी होती हैं जैसे आयरन और एल्यूमिनियम। ये अपने खुद से नहीं चल रही हैं, इनको चलाने के लिए इंजन का यूज होता है और इंजन एनर्जी से चलता है। इतनी सारी बातें किसने बता दी? पापा ने समझा दी हवन को। अब आगे देखिए, वी यूज डिफरेंट थिंग्स in our daily life from metal. Can you list a number of items used in your house made of metals? Where do these metals come from? तो दरअसल हमारी जो डेली लाइफ है इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो मेटल से बनी होती हैं। क्या आप बता सकते हो, लिस्ट बता सकते हो कि हमारे घर में वो कौन कौन सी चीजें जो मेटल से बनी होती है? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और ये बताओ कि मेटल्स कहाँ से आते हैं? You have studied the Earth's crust is made up of different minerals embedded in rocks. Various metals are extracted from these minerals after proper refinement. तो अभी आप क्लास 10 में हो, लेकिन क्लास 7 में भी हमने कुछ ऐसा पढ़ा है और छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं अर्थ क्रस्ट के बारे में। अर्थ क्रस्ट के अंदर हमें तरह तरह के मिनरल्स देखने को मिलते हैं और इन मिनरल्स को हम कई तरीके से टेक्निक को यूज करके इन मिनरल्स को अर्थ में से हम निकालते हैं और फिर इनको रिफाइन करते हैं, मतलब साफ करते हैं और फिर यूज में लेते हैं। Minerals are an indispensable part of our life. Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made from minerals. हम चाह के भी मिनरल से अपनी लाइफ को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी सी पिन से लेके एक बड़े से टावर तक, शिप तक, जहाज तक, एक छोटी सी सेफ्टी पिन से लेके हर चीज मेटल की बनी हुई है। तो आप इमेज कर सकते हो अपनी लाइफ मेटल के बिना? नहीं। द रेलवे लाइन्स एंड द टारमेक paving of the roads, our implement and machinery too are made from minerals. चाहे आपकी रेलवे लाइन हो, चाहे फिर रोड पे पड़ा हुआ डाबर हो या फिर डामर हो या फिर कोई भी मशीनरी जो भी आप यूज करते हो, सब मिनरल से ही बनी है। कार, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन्स, ये सब मिनरल से बनाए जाते हैं और इनको चलाने के लिए हम जिन रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे कि अभी हवन के पापा ने बताया कि ये इंजन से चलते हैं और इंजन में लगती है एनर्जी, तो वो एनर्जी भी हमको अर्थ देता है। Even the food that we eat contains mineral. In all stages of development, human beings have used mineral for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites. तो अगर बात करी जाए तो हमारे खाने में भी मिनरल्स मौजूद हैं। कैल्शियम की बात की जाती है ना कि हड्डियां कमजोर हो गई, तो कैल्शियम क्या है? इट इज मिनरल।
फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स की ही कैटेगरी में तो आता है। हमारे शरीर में इनकी बहुत छोटी सी मात्रा होती है, लेकिन अगर वो छोटी सी मात्रा भी कम हो जाए ना तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, हड्डियां गलने लगती हैं, दांत टूटने लगते हैं और बहुत अलग अलग दूसरी बीमारियां आ जाती हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स। और तो और क्रॉप्स को उगने के लिए जड़ों में, मिट्टी में भी मिनरल्स की जरूरत होती है ताकि प्लांट अच्छे से फल फूल सके, और प्लांट से ही तो हमें खाना मिलता है। तो देखिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे डेकोरेशन के जो पीसेस होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। सजावट के सामान दिवाली पे हम जो लेके आते हैं वो सब मिनरल के बने होते हैं। शादी ब्याह में जब हम टेंट लगाते हैं तो वो भी तो लोहे का होता है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में मिनरल से ही जुड़ी हुई हैं। अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स, ये तो आपने ऐड देखा ही होगा ना कि कितने सारी सॉल्ट्स और मिनरल्स के बारे में बताया जाता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, इस तरह की बात है। तो वो नमक सिर्फ खाने वाला नमक नहीं होता, असल में वो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे टूथपेस्ट में होने चाहिए, अदरवाइज दांत खराब हो जाएंगे। टूथपेस्ट क्या करता है, हमारे दांतों को साफ करता है। इनके अंदर एब्रेसिव मिनरल्स होते हैं जैसे सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम। मतलब एब्रेसिव मिनरल्स जो होते हैं सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बहुत तरह तरह के फॉस्फेट, ये सफाई का काम करते हैं। फ्लोराइड जो होता है, फ्लोराइड, वो यूज होता है कैविटीज को कम करने में। जब आप मीठा ज्यादा खाते हो या चॉकलेट्स वगैरह तो आपके दांतों में कैविटीज आ जाती हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, दांत गल जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए फ्लोराइड यूज किया जाता है, इसलिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना भी जरूरी है। बहुत सारे जो टूथपेस्ट हैं वो टाइटेनियम ऑक्साइड से भी बने होते हैं। ठीक है, ये किस मिनरल से आता है, ये यूटिलाइट, इल्मेनाइट एंड एनास्टेस मिनरल से आता है। क्या, टाइटेनियम ऑक्साइड। अब तो आप क्लास 10 में आ गए हो, आपको इतने सारे मेटल्स और एलिमेंट्स के नाम तो पता होने ही चाहिए। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम माइका। हमने कुछ कुछ टूथपेस्ट को देखा है काफी शाइन करते हैं, चमकते हैं ना, तो वो चमक कहाँ से आती है, टूथपेस्ट के अंदर माइका होता है। ठीक है, द टूथब्रश एंड tube containing the paste are made of plastic from petroleum. Find out where these minerals are found. तो अब आपका काम है कि आप बताएंगे कि ये जो तरह तरह के मिनरल्स हमने पढ़े ये कहाँ से हमें मिलते हैं। कुछ चीजें तो आपको यहाँ पर याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कि कौन सा मिनरल कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, और कौन सा मेटल हम किस मिनरल से डिराइव करते हैं, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। हम जिस ट्यूब को यूज करते हैं टूथपेस्ट वाली या टूथब्रश को यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं और प्लास्टिक हमें पेट्रोलियम से मिल रही है। Dig a little deeper and find out how many minerals are used to make a little bulb. ठीक है, थोड़ा और खोजो, यहाँ आपको मिट्टी खोदने के लिए नहीं कहा जा रहा, थोड़ा खोजने के लिए कहा जा रहा है। जरा सर्च करो और बताओ कि एक लाइट बल्ब बनाने के लिए कितने मिनरल्स यूज करने पड़ते हैं। All living things need minerals. हर लिविंग थिंग को मिनरल्स की जरूरत है। लाइफ प्रोसेस कैन नॉट अकर विदाउट मिनरल्स। क्लास आपकी जो साइंस की बुक में उसमें आप लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। हमारी लाइफ की जो प्रोसेस है, अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, व्हाटएवर हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस होती है जीने के लिए जरूरी, उस सब में है मिनरल्स जरूरी। Although our mineral intake represents only about 0.3% of our total intake of nutrient. तो हम जितना भी, अगर हम 100% न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो उसमें से 0.3% होना चाहिए मिनरल कंटेंट। कितना छोटा है ना, लेकिन ये छोटा ही काफी ज्यादा जरूरी है। अगर उस 0.3 से ही कम हो जाए तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। What is mineral? बहुत देर से मिनरल मिनरल बोला जा रहा है, लेकिन आप में से शायद बहुत लोग ना जानते हो एक्चुअली में मिनरल होता क्या है। तो देखो, जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज अ होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो जियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं उनको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, जो अर्थ वर्थ में मिनरल्स वगैरह मिलते हैं उनको खोज के उनकी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं।
ठीक है, तो इनका क्या कहना है कि मिनरल क्या होता है, एक समान से होमोजेनियस होता है, मतलब उसमें एक ही टाइप की चीज मौजूद होती है। और केमिस्ट्री में आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे, आगे जाके हायर क्लासेस में देखोगे डायमंड का शेप क्या होता है ना, कार्बन का, ये सब चीजें पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इनका एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है जिसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से कंबाइन होते हैं। तो जो मिनरल होता है उनका एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। मिनरल हमें नेचर देती है, मतलब कुदरत देती है, मैन मेड नहीं होते हैं। ये एक डायमंड के जितने हार्ड भी हो सकते हैं। डायमंड बेटा बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड, कठोर। और कुछ मिनरल तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं जिनसे पाउडर भी बनता है टैल्क की तरह। ठीक है, तो इतना इनमें वेरिएशन क्यों होता है कि कोई तो पत्थर से नहीं टूट रहा और कोई हाथ से ही पाउडर की तरह है, इतना सॉफ्ट। इतने वेरिएशन मिनरल्स में क्यों होते हैं? Why are they so varied? You have already learned about rocks. रॉक्स के बारे में तो पढ़ा है ना, पहले भी क्लासेस में पढ़ा है। और आप इतने बड़े हो गए हो, 10th में आ गए हो, आप पहले रॉक्स के बारे में पढ़ चुके हो। रॉक्स होता क्या है? दरअसल रॉक एक कॉम्बिनेशन है, किसका? होमोजेनियस सब्सटेंसेस का, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। तो जो होमोजेनियस मिनरल्स हैं ये, इनसे बनते हैं रॉक्स। तो सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, मतलब फॉर इंस्टेंस लिखा है तो समझ जाया करो, फॉर एग्जाम्पल। कुछ रॉक कैसे होते हैं, जैसे लाइमस्टोन, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल मिनरल होता है, एक ही प्रकार का मिनरल होता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द रॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। ज्यादातर जो एक रॉक होता है, एक चट्टान होती है, उसमें तरह तरह के मिनरल्स होते हैं, लेकिन जो लाइमस्टोन है उसमें एक ही मिनरल होता है। Although over 2000 minerals have been identified, only a few are abundantly found in most of the rocks. अभी तक 2000 लगभग मिनरल्स की खोज करी गई है, मतलब पता लगाया गया है कि लगभग 2000 मिनरल्स होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो हमें ज्यादा तादाद में रॉक्स के अंदर मिल जाते हैं, जिनका हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। A particular mineral that will be formed from certain combination of elements depends upon the physical and chemical condition under which material forms. तो जो भी एक पर्टिकुलर कोई भी मिनरल होगा ना, तो वो कैसे बनेगा, that will form, तो वो बनेगा उस एरिया के फिजिकल और केमिकल कंडीशंस की वजह से। जिस प्रकार की कंडीशन होंगी उस प्रकार का केमिकल बन जाएगा, मिनरल बन जाएगा। हर मिनरल को अलग अलग प्रकार की फिजिकल और केमिकल कंडीशंस की जरूरत होती है। दिस इन टर्न रिजल्ट्स इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर, डेंसिटी दैट अ पर्टिकुलर मिनरल possess। और फिजिकल और केमिकल कंडीशंस अलग अलग होने की वजह से मिनरल्स का रंग, उनका साइज, उनका कलर, कितने वो हार्ड होंगे, कितने सॉफ्ट होंगे, चमकीले होंगे या नहीं होंगे, ये सब डिपेंड करता है। जियोलॉजिस्ट यूज दीज प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई दी मिनरल्स। और मिनरल्स को अलग अलग बांटने के लिए भी जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो रखते हैं, कि जैसे हार्ड हार्ड मिनरल्स को एक एक कैटेगरी में, चमकीले मिनरल्स को एक कैटेगरी में। Now see study of minerals by geographer and geologist. So यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, जियोग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट। क्या मतलब होता है इसका जानते हैं? जियोग्राफर क्या होता है और जियोलॉजिस्ट क्या होता है, दोनों अलग अलग हैं। जियोग्राफर जियोग्राफी की पढ़ाई करता है, जियोलॉजिस्ट जियोलॉजी की पढ़ाई करता है। हम वैसे जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो अंतर क्या है आइए देखेंगे। Geographers study minerals as a part of Earth's crust for better understanding of landforms. The distribution of mineral resources and associated economic activities are of interest to geographer. A geologist, however, is interested in formation of minerals, their age and physical and chemical composition. अब देखो थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं मैं एक बार, बस। जो जियोग्राफर होते हैं, जो ये जियोग्राफर होते हैं, ये मिनरल्स की पढ़ाई करते हैं इस तरीके से कि किस जगह पे, अर्थ के किस कोने में, किस जगह पे, पहाड़ पे, नदियों में या प्लेट्यूज में, किस रीजन में कौन सा मिनरल मिल रहा है, इसकी पढ़ाई करते हैं जियोग्राफर। और इसलिए भी पढ़ाई करते हैं
कि मिनरल मिलेगा किसी जगह पे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकेंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकेगा। ये सारी चीजों को देखते हुए जियोग्राफर देखते हैं, मतलब ज्यादा अंदर नहीं घुसते, बस ये पता लगाते हैं कि इस एरिया में हमें मिनरल मिल रहा है बस, और हम इससे कितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। इतना काम होता है जियोग्राफर का, ठीक है। और एक जो जियोलॉजिस्ट होता है वो तो घुस के पढ़ाई करता है मिनरल्स की, मतलब अगर कोई एक मिनरल है कितना पुराना है, कैसे बना होगा, क्या फिजिकल कंडीशन रही होंगी, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन रहा होगा, अगर ये मिनरल कठोर है, इतना हार्ड है तो क्यों है, डायमंड हार्ड है तो क्यों है, और टेल्क जो सॉफ्ट है तो क्यों सॉफ्ट है, कोई मिनरल चमकीला है तो क्यों चमकीला है, चमकीला नहीं है तो क्यों नहीं है। ये इतना घुस के जो पढ़ाई करते हैं मिनरल्स की, दीज आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट, ठीक है। और हम हैं यहाँ पर जियोग्राफी की पढ़ाई कर रहे हैं, और जियोग्राफर्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तौर पर, और थोड़ा सा ये देखते हैं कि किस एरिया में मिल रहा है। तो पहले जियोग्राफर जाके बता देते हैं कि इस एरिया में हमें ये मिल गया है मिनरल, फिर जियोलॉजिस्ट जाके उसकी खोजबीन कर लेते हैं कि और गहराई से कि कैसे बना हुआ, कब बना हुआ, कितना पुराना है। However, for general and commercial purposes, mineral can be classified as under। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे, आपको एक इंट्रोडक्शन तो बेटा मिल गया होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ा देख लें कि जो मिनरल है उसको अगर कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल यूज ही किया जाता है मिनरल का, तो कैसे कैसे उसको हम क्लासीफाई करेंगे। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, अगर ये देखा जाए कि मिनरल्स कैसे बनते हैं, उस हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे। वेयर आर दीज मिनरल फाउंड, मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, बताओ मिनरल्स कहाँ मिलते हैं। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, याद रखना ये जो वर्ड आया है, मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन ओर्स। द टर्म ore is used to describe an accumulation of any mineral mixed with other elements। और क्या होता है, वो जगह, वो चीज, एरिया जहां पर आपको मिनरल मिल रहा है बट वो मिनरल के साथ आपको दूसरे एलिमेंट भी जुड़े हुए मिलेंगे। द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी sufficient concentration to make its extraction commercially viable। मान लीजिए हमें किसी एक एरिया में यहाँ पर ओर मिला, अब हमें उस ओर में ये देखना पड़ेगा कि अब ओर से मिनरल निकालना ऐसा तो नहीं है कि उसमें आराम से निकाल लोगे हाथ डाल के, नहीं, टेक्निक लगती है, टेक्निकल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, मतलब पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, लेबर लगती है ना। तो इस सब के लिए तभी तो कोई मिनरल निकाला जाएगा जब उस मिनरल से हम फायदा उठा सकेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकेंगे, पैसा जनरेट कर पाएंगे। अगर मान लो उस ओर में काफी कम मिनरल है तो क्या फायदा उसको फिर निकालने का, इतना टाइम वेस्ट करके पैसा लगाने का। तो हम उसी ओर से एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब मिनरल निकालते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होगा, जिससे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकेंगे, ठीक है। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन or structure in which they are found determines the relative ease with which mineral ores may be mined। तो जिस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ना, उस स्ट्रक्चर को भी देखकर हम पता लगाते हैं कि इस मिनरल ओर को हम कैसे माइन कर सकें। माइन समझते हो, माइन क्या होती है, खदानें, कैसे इनको निकाल सकें। दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। और ये सब स्ट्रक्चर देखकर हमें ये पता चल जाता है कि कितनी लागत लगेगी, मतलब इसको एक्सट्रैक्ट करने में कितना पैसा लगेगा, कितने लेबर की जरूरत लगेगी, कितना टाइम लगेगा। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल अकर्स। और इसीलिए हमें पता होना चाहिए जो मेन टाइप्स हैं जिन जिन में मिनरल्स बनता है। तो अभी जो चीजें लिखी हैं नीचे 3 पॉइंट्स हैं, इन्हीं में जनरली मिनरल अकर करता है। सो फर्स्ट वन है, इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल में अकर इन द क्रैक्स, क्रीवाइसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। अगर बात करी जाए इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक की, ये सब आप क्लास 7 में पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मैंने क्लास 7 की भी साइंस, ज्योग्राफी सब कुछ कंप्लीट करवाई है, आप पढ़ सकते हो उससे, ठीक है। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक को मैंने बहुत ही बखूबी समझाया है, तो आप देख सकते हो अगर आप भूल गए हो तो।
मैं यहाँ आशा करती हूँ कि क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक पता होगा। सो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, मिनरल्स दरारों में पाए जाते हैं। सपोज जैसे कि ये एक रॉक है और ये जो बीच का एरिया है ना, ये दरार पड़ गई है, तो इसके अंदर क्रैक्स और क्रिवाइसेस भी उसी को कहते हैं, या फिर कहीं पर जॉइंट हो रहा हो तो इन जगहों पे हमें मिनरल्स मिलते हैं। और द स्मॉलर अक्रेंस आर कॉल्ड वेन्स एंड द लार्ज आर कॉल्ड लोड्स। अगर मान लो कम तादाद में मिनरल पाया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे, क्योंकि हमारी नसों में को भी वेन्स बोल दिया जाता है, पतली पतली होती हैं, और जो ज्यादा होते हैं उसे लोड्स कहेंगे। ये वर्ड्स याद रखना। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल in liquid molten and gaseous forms are forced upward through cavities towards the earth's surface. They cool and solidify as they rise. Major metallic minerals like tin, copper, zinc and lead etc. are obtained from veins and lodes. इतना तो समझ गए ना, जहाँ कम मिल रहा है वो वेन्स है, जहाँ ज्यादा मिल रहा है वो लोड्स है। अब क्या होता है ज्यादातर केसेस में, आपको पता है मोल्टन मैग्मा होता है, अब वो नीचे रहता है, फिर क्या होता है वो ऊपर आ जाता है इन वेन्स के थ्रू। मान लो यहाँ मैग्मा है नीचे, तो रॉक की इस दरार के थ्रू वो ऊपर आ गया। अब ऊपर आके ठंडा हो जाएगा तो यहीं रह जाएगा ऊपर ही ऊपर में, तो फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो ज्यादातर ये कौन से होते हैं, टिन, कॉपर, जिंक, लेड। ठीक है। अब देखो एक और प्रकार का होता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल अकर इन बेड्स और लेयर्स। जो सबसे नीचे की परत होती है, बेड्स और लेयर, दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। तो ये क्यों बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल्स आते हैं वो क्यों बनते हैं, डिपोजिशन के काम से, मतलब जमा हो रहे हैं एक जगह, कंसंट्रेट होते जा रहे हैं। तो ये कौन से होते हैं, कोल एंड सम फॉर्म ऑफ आयरन, यानी लोहा, लोहे का ओर की बात हो रही है। तो ये हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं, इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। अब लेकिन ये इतनी जल्दी बनता नहीं है, इनमें बहुत लॉन्ग पीरियड लगता है और ग्रेट हीट एंड प्रेशर पड़ता है, अर्थ का इतना दबाव पड़ता है, तब जाकर कोल और उसके फॉर्म, अदर फॉर्म्स जो आयरन ओर के वो हमें मिलते हैं। Another group of sedimentary mineral include gypsum, potash salt and sodium salt. ये दूसरे कुछ मिनरल हैं जो हमें मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक है, नाम याद कर लेना इनका। दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन्स। तो ज्यादातर ये क्यों मिलते हैं, जिप्सम वगैरह हमें सूखे इलाकों में मिलते हैं इवेपोरेशन की वजह से। तीसरी बात अगर करी जाए तो another mode of formation involves the decomposition of surface rock and removal of soluble constituents, leaving a residual mass of weathered material containing ores. अब इस तीसरे तरीके में क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है जो भी रॉक है सरफेस पे उसका, और जो भी बचा कुचा मतलब रिमूव हो जाता है, जो सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट होती है वो रिमूव हो जाते हैं। अब रिमूव हो गया तो कुछ बच भी जाएगा, बचा कुचे भाग को हम रेसिडुअल मास कहते हैं। ठीक है, और यही इसी के अंदर हमारे ओर्स होते हैं, और ऐसे इस तरीके से रेसिडुअल मास से हमें जो ओर मिलता है उसका एक एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा, बॉक्साइट। Certain minerals may occur as alluvial deposit in sands of valley floors and base of hills. तो कुछ मिनरल कैसे हो सकते हैं, एलुवियल जो मिट्टी होती है वो डिपोजिशन जो करती है हमारी नदियों के पास या फिर पहाड़ों के नीचे स्तर पे फुट हिल्स में, तो वहां पर भी हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इन डिपॉजिट्स को क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स, क्योंकि प्लेस करते हैं एक जगह पे रख देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, इसलिए इनको प्लेसर डिपॉजिट्स भी कहते हैं। एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, क्योंकि देखो नदियों के कारण डिपोजिशन का काम होता है और नदियों में पानी होता है, तो जनरली इनमें वही मिनरल रह पाएंगे जो पानी से खराब नहीं होते, करोड नहीं होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लैटिनम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स। इसलिए तो हम डेली लाइफ में भी गोल्ड, सिल्वर ये सब चीजों को पहन के रख लेते हैं एज अ ज्वेलरी,
है ना, कितने बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, लेकिन नहीं खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही मिनरल हैं जो वाटर से कोरोड नहीं होते हैं और हमें एलुवियल डिपॉजिट की सहायता से गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम जैसे मिनरल्स मिल जाते हैं। थोड़ा याद रखना कि वो कौन से मेटल्स हैं जो हमको ऐसे मिल जाते हैं, तो थोड़ा एग्जाम्पल्स याद रखना। The ocean water contain vast quantities of mineral, but most of these are too widely diffused to be economic significance. जो हमारा समुद्र है, ओशियन है, इसमें काफी ज्यादा मिनरल्स हैं, लेकिन ये इस प्रकार से समुद्र में है कि उनको हम इकोनॉमिक यूज के लिए निकालना ना काफी दिक्कत का काम है। हाउएवर अगर बात करी जाए कॉमन सॉल्ट की, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, घर में खाने में डाल के खाते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, या फिर मैग्नीशियम या ब्रोमीन की बात करें, तो इनको हम ओशियन वाटर से निकालते हैं। लेकिन हर एक को निकालना ये इतना इजी भी नहीं है। ओशियन बेड के अंदर हमें बहुत ज्यादा मैग्नीज नोड्यूल्स भी मिलते हैं। अगर आप बात करें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की, तो रेड होल माइनिंग क्या होता है? डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द मिनरल इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। आपको पता है कि जो इंडिया है उसमें ज्यादातर जो एक्सट्रैक्शन का काम होता है, खदानों में काम होता है, वो आप तभी कर सकते हो जब आप सरकार से परमिशन ले लो। बट बहुत सारी ऐसी ट्राइबल एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहां पर मिनरल्स को इंडिविजुअल और कम्युनिटीज भी निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि इन मेघालय देयर आर लार्ज डिपोजिशन ऑफ कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट एटसेट्रा। मेघालय में ये सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। Coal mining in Jowai and Cherrapunji is done by family member in the form of a long narrow tunnel known as rat hole. Rat hole समझ रहे हो ना, चूहे का गड्ढा या चूहे का होल, छेद, तो वो तो छोटा ही होगा। तो उस तरीके से रैट होल माइनिंग करी जाती है। एक आदमी घुसते हैं उसमें गड्ढा बना के और फिर माइनिंग करते हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं है इंसानों के लिए भी और प्रकृति के लिए भी, तो ये एक तरीके से गलत ही है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज इलीगल एंड रिकमेंडेड दैट दीज शुड बी स्टॉप फोर्थविथ। ये क्योंकि पर्यावरण के लिए और खुद की सेहत के लिए, क्योंकि अर्थ के अंदर जब आप जाते हो खदानों में, वहाँ बहुत हार्मफुल गैसेस होती हैं, तो विदाउट परमिशन वगैरह आप अगर ऐसा काम करते हो तो ये इलीगल है। सरकार ने इसको बैन कर रखा है। India is fortunate to have a fairly rich and varied mineral resources. However, these are unevenly distributed. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं, बट अगर आप कहो कि सारी स्टेट में बराबर का मिनरल है तो नहीं है। किसी स्टेट में ज्यादा मिनरल है तो किसी में कम है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग बात करें तो जो पेनिनसुलर रॉक्स हैं, इनमें ज्यादातर रिजर्व्स हैं कोल के, मेटेलिक मिनरल्स के, मीका के और मेनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। अगर अब आप सोच रहे हो कि मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल ये क्या है, मीका कैसे दिखता है, तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इस सारी चीजें डीपली बताती चलूंगी, फोटो भी दिखाऊंगी। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला किसको कह रहे हैं? ये जो अपना इंडिया है नीचे से कुछ इस प्रकार का है, और पेनिनसुला उस एरिया को कहते हैं जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। तो इंडिया भी तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। इधर पर क्या है? अरेबियन ओशियन, यहाँ है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी सॉरी, और यहाँ है इंडियन ओशियन। तो 3 साइड हो गई ना पानी से घिरी, और इसीलिए हम इसको इस इतने रीजन को इंडिया के पेनिनसुला कहते हैं। और पेनिनसुला में देखो क्या ज्यादातर कौन कौन चीजों के रिजर्व है? कोल के हैं, और किसके हैं? मीका के हैं, कुछ मेटेलिक मिनरल के भी हैं और नॉन मेटेलिक मिनरल के लिए के भी हैं, ठीक है। अगर हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक जो है पेनिनसुला के, उसमें बहुत मिलता है। जैसे ये अगर अपना पेनिनसुला इंडिया है नीचे का, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन एरियाज में हमें क्या मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक मिलेगा, ठीक है, इन एरियाज में। आगे देखिए, इन गुजरात एंड असम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट, ठीक है। गुजरात और असम में ज्यादातर क्या है? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं। राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला हैज रिजर्व्ड ऑफ मेनी नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल वो होते हैं जिनमें लोहा नहीं मौजूद होता। आगे आने वाली वीडियो में क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी।
The vast alluvial plains of North India are most devoid of economic minerals. जो हमारे नॉर्थ इंडियन के प्लेन्स है ना, जो नदर्न प्लेन्स है, हमने क्लास 9th में भी जियोग्राफी में पढ़ा है नदर्न प्लेन्स कहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, ज्यादा नहीं है, मिनरल्स नहीं है इतने कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकें। इस तरह के वेरिएशन देखने को मिलते हैं क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, तो इसकी वजह से मिनरल्स भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में। Let us now study the distribution of few major minerals in India. Always remember that the concentration of mineral in the ore, the ease of extraction and closeness to the market play an important role in affecting the economic viability of a reserve. थोड़ा सा अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखें मिनरल्स के कुछ को, तो हमेशा याद रखना कि जो मिनरल्स का कंसंट्रेशन होता है किसी भी ओर में, तो वो तब इम्पॉर्टेंट रहता है, तब फायदा करता है जब हम उसका इजीली एक्सट्रैक्शन कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना आए और वो मार्केट के पास हो, ठीक है, तभी तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छे से कर पाएंगे। So, thus to meet the demand, a choice has to be made between a number of possible options. When this is done, a mineral deposit or reserve turns into a mine. इसलिए सिर्फ कहीं पर माइन मिलने से ही वो जगह हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है। अगर कोई जगह पे हमें मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं, रिजर्व्स मिलते हैं कि यहाँ हमें कोयला मिल जाएगा, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या इतनी तादाद में कोयला है कि हम उससे एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं, क्या हमें यहाँ पर इजीली लेबर मिल जाएगी, क्या हमें मार्केट मिल जाएगा, क्या हमें इक्विपमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, क्या यहाँ पर रोड आ जाएगी जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकें। अगर ये सारी चीजें होती हैं तब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है और वो मिनरल डिपॉजिट एक माइन में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको फेरस मिनरल के बारे में बताऊंगी। फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, उससे पहले ये एक नजर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स पे भी देख लीजिए। देखो, मिनरल्स को हम 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं, एक मेटेलिक, दूसरा नॉन मेटेलिक और तीसरा जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। अगर मेटेलिक की बात करें, जिनमें मेटल होता है, तो वो कुछ होते हैं फेरस। फेरस वो होते हैं जिनके अंदर लोहा मौजूद होता है, जैसे कि आयरन ओर है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें तो और लोहा हो गई, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लोहा नहीं होता, उन्हें हम नॉन फेरस कहते हैं, जैसे बॉक्साइड, लेड, टिन, कॉपर। और कुछ होते हैं जो प्रीशियस की कैटेगरी में आते हैं, जिनसे आप ज्वेलरी वगैरह बनाते हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। अगर आप बात करें नॉन मेटेलिक की, तो नॉन मेटेलिक वो होते हैं जो मेटल नहीं होते हैं, ठीक है, रॉक्स के होते हैं, जैसे मार्बल, घर में लोग मार्बल लगाते हैं ना, संगमरमर कहते हैं हिंदी में, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, पोटाश, मिका, सॉल्ट, सल्फर, ये सब नॉन मेटेलिक की कैटेगरी में आते हैं सब मिनरल ही। और तीसरी हमारी कैटेगरी है एनर्जी मिनरल्स की, जिनसे हम हीट, लाइट ये सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई। अब तो नेचुरल गैस से ऑटो रिक्शास वगैरह भी चलते हैं, बसेस भी चलती हैं, कहते हैं ना सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है पता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस नेचुरल गैस से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का भी अब काम करने लगे हैं। ये सारे एनर्जी में आते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप क्लास 10 के और कोई सब्जेक्ट चाहते हैं तो कमेंट करना बिलो, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।